नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक स्टेट समाचार से एक अच्छी खबर है और बुरी खबरें सुन सुन के अब लोग थक गए हैं, तो अच्छी खबर भी आपको सुना देते हैं। अच्छी खबर यह है कि जिन लोगों के स्लॉट बुकिंग्स नहीं हो रहे थे 18 से जो 45 साल के उम्र के लोग हैं, उनको काफ़ी परेशानी आ रही थी। स्लॉट बुकिंग हो नहीं रहे थे। वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते थे तो वहां पर कोई उनको बात पूछने वाला नहीं था, तो बेचारे करें तो क्या करें। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो ये सोचते थे कि उनका स्लॉट बुकिंग हो जाता, उनको लगा कुछ जीवन दान, उनकी कोई लॉटरी लग गई है। इस तरह की आप सोचें कि मानसिकता कि ये स्लॉट बुकिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो गई थी लोगों के लिए। लेकिन अब एक बड़ा फैसला लिया गया है और कहा गया है कि अब आपको ये स्लॉट बुकिंग वाला जो मैटर है, ये आपको इस पचड़े से आपको बाहर निकाल दिया गया है और आपको स्लॉट बुकिंग की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन बुकिंग की जरूरत नहीं है। आप स्पॉट पर जाएं, जहां पर वैक्सीन लग रही होगी वहां पर जाएं, आधार कार्ड दिखाएं और आपको वहां पर वैक्सीनेशन लग जाएगी, वहीं रजिस्टर आप हो जाएंगे। और ये बड़ी खबर है और खुशखबरी है और जरूरत थी ऐसी खबर की। लेकिन इसमें अभी और भी क्या क्या काम जो है वो होने की जरूरत है, अभी और क्या इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मिशन स्टेटहुड के प्रधान हैं सुनील डिम्पल जी, और बता दें आपको कि ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। कहीं कोई कोताही होती हुई दिखती है तो सुनील डिम्पल जी वहां पर होते हैं। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था और वीडियो के अंदर ये एक बात उठा रहे थे कि वो वैक्सीनेशन सेंटर वहां खुला नहीं था, और वैक्सीनेशन सेंटर खुला नहीं था तो ये बता रहे थे कि ये देखें, ये वैक्सीनेशन सेंटर नहीं खुला है। तो वहां पर अचानक पार्षद आ जाते हैं, वो कहते हैं इन जैसे लोगों को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि जरूरत नहीं लगती है कि इस बात पर चर्चा की जाए, क्योंकि वो हो सकते हैं पार्षद जो हैं थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड ही दिखे, पता नहीं अभी उनको क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन चर्चा इस बात की कि ये जो खुशखबरी है इससे लोगों को कितना लाभ होगा, कितना फायदा होगा। सर कैसे देखते हैं इस फैसले को? दीपक, मैं आपको यह कहूं कि 1 मई से जब से ये 18 और 45 साल के नौजवानों के लिए ये आदेश आया था कि उन्हें भी वैक्सीनेशन करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू की जाएगी, मैं ही पहला शख्स था जिसने इसका स्वागत किया और ये मांग कर रहा था कि 45 के ऊपर वालों को तो हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लेकिन 18 और 45 साल के बीच के लोगों को ये दूसरी लहर जो है ये तेजी से टारगेट निशाना बना रही है और हम तीसरी लहर में भी जा रहे हैं। तो उस समय मैंने ये आवाज उठाई थी कि 18 और 45 साल के लोगों, बच्चों को, नौजवानों को, लोगों को टीके लगने चाहिए और सरकार को ये आवाज पहुंची। और आज ये शुभ समाचार जो मैं आवाजें उठाता था दैनिक स्टेट समाचार के ऊपर और तमाम पोर्टल्स को, इस बधाई के पात्र हो आप लोग दीपक, जिन्होंने बेनकाब किया, सरकार को कॉर्नर किया और अवाम की आवाज, नौजवानों की आवाज सरकार तक पहुंचाई। और जितने सेंटर्स थे 18 और 45 साल के बीच में सारे बंद पड़े हुए थे, ठप पड़े हुए थे और कोई टीकाकरण नहीं हो रहा था, जिसका खुलासा भी आप लोगों ने ताले जड़े हुए तमाम जम्मू के सेंटर्स का आपने दिखाया। ये धन्यवाद करता हूं मैं आप तमाम मीडिया वालों का। और फ्रंट पेज के ऊपर ये बातें जब मैंने खुलासा किया, चाहे वो जो भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, वहां पे ये सुर्खियों में आया ये शुभ समाचार। और फिर उसके बाद मैंने ये खुलासा किया और यहां तक ही नहीं, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब तक भी ये संदेश पहुंचाया, मनोज सिन्हा साहब तक, और डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर और डीसी जम्मू और तमाम उच्च अधिकारियों को ये कहा कि साहब, ये आपका 18 और 45 साल के बीच का लफड़ा जो स्लॉट्स का और रजिस्ट्रेशन का है, ये एक सरदर्दी बन गया है हमारे नौजवानों के लिए, लोगों के लिए, जिसे बंद किया जाए इस फंडे को। और बड़े बड़े जंबो वैक्सीनेशन सेंटर्स हर जगह, MM स्टेडियम, मिनी स्टेडियम परेड, रणधीर सिंह स्कूल और बड़े बड़े ग्राउंड्स में तमाम जिलों में, जम्मू, पुंछ, राजौरी, डेढ़ा, किश्तवाड़, भदरवा और कठुआ, सांबा में ये खोले जाएं, क्योंकि यह लहर जो है दीपक, मेरे जम्मू क्षेत्र में यह महामारी लोगों को, ज्यादा मासूम लोगों की जानें ले रही है। और इसीलिए मैं चिल्ला रहा था, रो रहा था, मेरा दिल तड़प रहा था और मैंने ये करवा के छोड़ा कि 18 और 45 साल के बीच में जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने आज ये आदेश दिया है और आप लोगों के माध्यम से ये आवाज
उच्च अधिकारियों तक पहुंची और आज ये आदेश आया है कि 18 और 45 साल के बीच के नौजवानों को अब स्लॉट्स और रजिस्ट्रेशन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। और जो हम ये मांग कर रहे थे वॉक इन एंड गेट वैक्सीनेट, तो ये शुभ समाचार है। सारे 18 और 45 साल के नौजवान जाएं वहां पे। इसमें क्या आपको कोई इंप्रूवमेंट अभी लगता है कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट करना? हाँ, इसमें, लेकिन अभी मैं ये और सरकार को ये गुजारिश कर दूं कि अब नई मुसीबत ये खड़ी हो गई है दीपक, कि हमारे पास 45 साल के ऊपर के लोगों के लिए जिनको दूसरी डोज चाहिए उसके लिए हमारे पास टीके नहीं हैं। सरकार ये मान ले, और जब तक हम 2 डोजेस को पूरा नहीं करेंगे टीकों की, तब तक ये कोर्स पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप, अब तो ब्लैक फंगस भी दस्तक दे रही है, जिसे आज महामारी जब ये इसको घोषित किया गया है, हम इसका स्वागत करते हैं हम पहले दिन से। और अफसोस की बात मालूम है क्या है दीपक, हमारे पास मेडिकल कॉलेज में और सोडा में, स्कीम्स में, तमाम जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में ना तो इसके टीके हैं और ना ही दवाइयां हैं। केंद्र के पास भी दवाइयां नहीं है। जब हमें 7,000 रुपए का एक टीका इसके लिए ब्लैक फंगस के लिए चाहिए होता है, और कम से कम भी 50 टीके लगाने पड़ते हैं एक मरीज को इससे बचाने के लिए। और अफसोस की बात तो यह है कि सरकार आखिर छुपाती क्यों है इन बातों को लेकर के। बड़े ताज्जुब की बात हुई कि उस दिन, जिस दिन वो मासूम पुंछ का नौजवान 40 साल का एक व्यक्ति मेडिकल कॉलेज में, मैं सुबह 9 बजे बोलता हूं कि हमारे ये ब्लैक फंगस का केस आया और हमारे पास जम्मू कश्मीर में इसके ना तो टीके हैं और ना ही दवाइयां हैं। तो उस समय 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज के जम्मू के प्रिंसिपल कि सब ठीक है, हमारे पास पूरी व्यवस्था है, वो सेहतमंद है, तंदुरुस्त है। ना जाने किसको कवर अप करने की सरकार कोशिश कर रही थी, या करवाया जा रहा था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को दबाव बनाया जा रहा था कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव करो। जब ये हो रहा था तो सुनील डिंपल खामोशी से देख रहा था और हंस भी रहा था कि चलिए कोई बात नहीं, अगर व्यवस्था है तो अच्छी बात है। लेकिन 3 बजे ही उसकी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये खबर आ जाती है और दिल दहलाने वाली दुखद समाचार आ जाता है कि वो व्यक्ति पुंछ का, उसका मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। और बड़े अफसोस की बात है। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी कवर अप स्टोरीज को आप क्यों करते हैं। और दूसरा, अब 18 और 45 साल के बीच में और साथ में ब्लैक फंगस के टीकों की जरूरत को एलजी मनोज सिन्हा साहब कहीं से भी लाएं, ये आपका दायित्व बनता है। आप कल भी जब आपने लोगों को संबोधित किया, मनोज सिन्हा साहब, दिल को राहत पहुंची, मेरे सभी की राहत पहुंची कि राज्यपाल साहब ने यह घोषणा करी है कि 5 बेड्स का अस्पताल हम तमाम पंचायतों में खोलने जा रहे हैं और ऑक्सीजन का भी व्यवस्था करने जा रहे हैं। सराहनीय कदम था। आपने 6 बजे आपकी, अभी मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर के, स्टेट समाचार में लाइव सुनकर के अभी सुन ही रहा था, और सुनने के बाद उसी समय कोविड का बुलेटिन भी 6:30-7 बजे के बीच आ जाता है दीपक। और वो इतना डराने वाला कोविड बुलेटिन था कल का कि हर रोज 30-40 और यहां तक कि 50 तक भी हमारे ये आंकड़ा मासूम लोगों की जाने का पहुंच गया। और कल का बुलेटिन तो मैं देख करके हैरान हो गया कि हमारे जम्मू में कश्मीर की तुलना में पॉजिटिव केसेस जो हैं वो कम है, आधे हैं, लेकिन जो मृत्यु का आंकड़ा है हमारे जम्मू क्षेत्र का वो कश्मीर की तुलना में ज्यादा है। वहां भी हमारे मासूम भाई बहनें वो मृत्यु हो रही है, उनकी डेथ्स हो रही हैं, लेकिन जम्मू का जो आंकड़ा है, डेथ रेट है, वो कश्मीर के डेथ रेट से दुगना है, 3 गुना है। और मैं ये चाहूंगा कि खुदा की मेहर है, अल्लाह वाहेगुरु और खुदा की मेहर है कि रहमत है, तो मैं कश्मीर के भाइयों को कहूंगा कि आप जब दुआएं करते हैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, तो जम्मू के लोगों को, जम्मू क्षेत्र के लोगों के लिए भी दुआएं कर दिया कीजिए, क्योंकि यहां मासूम लोगों की बहुत जाने जा रही है। और साथ में ये जो डबल का आंकड़ा मरने का, मासूम लोगों की जम्मू में जाने की, इसकी वजूहात क्या है दीपक? सोचना पड़ेगा राज्यपाल साहब आपको। इसका मतलब आपको कुछ दिखता है? बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है, मिस गवर्नेंस है, और सही स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, और जिस स्तर के ऊपर मिलनी चाहिए उस स्तर के ऊपर हमारे जितने भी 7 साल में और उससे पहले पिछले 10 सालों में जो भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं,
उन्होंने जम्मू क्षेत्र के सिर्फ ट्रांसफर इंडस्ट्रीज डॉक्टरों की चलाने के सिवाय स्वास्थ्य सुविधाओं का कोई भी सुधार नहीं किया। और कश्मीर के नेताओं ने वहां के अस्पतालों की व्यवस्था ठीक करी, सुचारू रूप से स्कीम्स को सौरा को चलाया, और वहां पे अच्छे जनरेशन प्लांट्स लगे हुए हैं। जो 36 मैं आपसे खुलासा करता था कि मैंने मई 2020 में पहली लहर में कहते उसमें से 24 जो वो ऑक्सीजन के जनरेशन प्लांट है वो तो कश्मीर में लगे। हमें कितने मिले? 12। और वो भी लगाते लगाते हमें 1 साल लग गया। लोग हमारे बिना वेंटिलेटर के, बिना ऑक्सीजन के मरते रहे। कहीं ऐसा तो नहीं अब लोग ये सोचने लगे हम कश्मीर जाके इलाज करवा लेते हैं? जम्मू में तो परेशानी है। बेहद आपने बिल्कुल सराहनीय कार्य किया। और एक बात और बता दूं, 7 जनरेशन प्लांट हमारे कश्मीर के भाइयों को मिले हैं जो जर्मन मेड ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं। अच्छी बात है, मुबारक है, उन्हें भी चाहिए। लेकिन जोहरी मापदंड, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जम्मू के 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, और फिर भी जम्मू क्षेत्र में टीकों की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, अस्पतालों का बुरा हाल, अर्थव्यवस्था खराब, महामारी में इकोनॉमिक क्राइसिस, स्वास्थ्य सुविधा। और अब मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं दीपक। डोडा, चिनाब वैली के और पीर पंजाल के, पुंछ, राजौरी, सुंदरवनी, नौशहरा के लोग जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मिस गवर्नर्स और डेथ का आंकड़ा जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए वो जम्मू नहीं आना चाहते हैं। इसलिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये गुजारिश करूंगा, मांग करता हूं, और जो पुंछ, राजौरी, सुंदरवनी, नौशहरा, स्वरणकोट के मेरे भाई वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, मुगल रोड खोलने की मांग कर रहे हैं, वो जम्मू इलाज करवाने के लिए नहीं आना चाहते हैं, उनके लिए वो मुगल रोड खोली जाए जम्मू और पुंछ और राजौरी के लोगों के लिए। क्योंकि वहां से 3 और 4 घंटे में वो पुंछ, राजौरी और सुरनकोट, नौशहरा को वो जो है कुलगाम, शोपियां और पुलवामा के साथ 3-4 घंटे में वो रास्ता जाकर के कश्मीर में चला जाता है। ये वहां जाकर इलाज करवाना चाहते हैं? बिल्कुल, ये लोग वहां जाकर के इलाज करवाना चाहते हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं कि हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और उनके जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं राजौरी में, वो इस काबिल ही नहीं है और उनमें ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर्स नहीं, वहां पे वैक्सीनेशन नहीं है, वो यहां नहीं आने चाहते। और मैं उनका पूरा पूरा समर्थन करता हूं और ये मांग करता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब बिना समय गवाए आप उसको मुगल रोड को खोलें। और दूसरा एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, वो पुंछ, नौशहरा के लोग, सुंदरवनी और कालाकोट के लोग ये जब मांग कर रहे हैं, और जम्मू पश्चिमी विधानसभा के क्षेत्र के लोग भी मांग कर रहे हैं कि हमें जिले का दर्जा दिया जाए, तो आप उन्हें जिले का दर्जा क्यों नहीं देते? वो लोग बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे थे नौशहरा, सुरनकोट, कालाकोट के। और अफसोस की बात तो यह है कि सत्ताधारी राजनीतिक दल के अध्यक्ष भी उन्हीं इलाके के हैं और विधानसभा क्षेत्र के हैं। और कल आपने देखा, कल मैं आप ही के चैनल के ऊपर और तमाम चैनलों पे देख रहा था कि जब यहां के जम्मू के संसद और उनके प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के वहां गए तो उनका किस तरह से स्वागत किया, और लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे हमने आपको झोले दे दिए, वोट दिते तो तुसे सानू झोले भरी भरी दवाई बीमारी दी, कोरोना वायरस दिता और सारे हस्पतालों की हालत बड़ी खस्ता है, यही बोल रहे थे ना? सुनील डिंपल गलत तो नहीं बोल रहा ना? अगर गलत बोल रहा हूं तो भाइयों मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं तो हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करता हूं। और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि नौशहरा, सुंदरवनी के, कालाकोट के लोगों को जिले का दर्जा मिलना चाहिए ताकि उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर और तमाम सुविधाएं डिस्ट्रिक्ट स्तर के ऊपर मिले। और जम्मू पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र को भी 2 भागों में बांटना चाहिए। ये मुगल रोड और ये जिले का दर्जा नौशहरा, सुंदरवनी, कालाकोट को मिलना, मैं उन लोगों का समर्थन करता हूं और उन लोगों को आश्वासन भी दिलाता हूं कि सुनील डिंपल मिशन स्टेटहुड आपके साथ है और आपके आंदोलन में साथ चलेगा। अब इसके साथ साथ मैं दीपक एक और बात बता दूं, मुझे आपके प्रश्न मालूम है क्योंकि मैं इतना गहराई में इस समुद्र में महामारी के चला गया हूं कि मुझे मालूम है कि किस किस जगह के ऊपर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रश्न बोलने से पहले ही मेरे अंदर से सवालों के जवाब निकल आते हैं और मुझे मालूम होता है कि आपके दिल में क्या क्या सवाल है। अब मुझे एक तो 18 और 45 साल के लिए आपको मुबारक, आपका धन्यवाद स्टेट समाचार का और तमाम मीडिया का जिन्होंने बेनकाब करके लोगों की मजबूरी और स्लॉट्स का जो मुश्किल था
और जो मैंने बातें डिविजनल कमिश्नर एलजी साहब तक पहुंचाई थी, डीसी तक पहुंचाई थी कि ये 18 और 45 साल के लिए ये लफड़ा सरदर्दी बंद कीजिए, उनके लिए आज खुशखबरी है, शुभकामना है। अब मैं आपको एक और बात, बिना समय गवाए मेरे बच्चे जो 12वीं कक्षा के हैं, क्लासेस के, उनके जो सीबीएसई के एग्जाम्स हैं उन्हें डेफर किया जाना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री, तमाम कबीनाओं के मंत्री से ये मांग करूंगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आप ये बात, हमारी मांग केंद्र तक पहुंचाएं और सीबीएसई के इम्तिहानों को स्थगित करवाएं। अब दूसरी एक और बात, अब यार कैसी कैसी बातें आ रही हैं सामने। अफसोस की बात तो यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आज एक खुलासा किया कि जिन लोगों ने कोवैक्सीन के इंजेक्शंस की डोजेज ली हुई हैं उन्हें किसी भी देश में, अमेरिका, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, यूएई और सऊदी अरेबिया वालों ने इनकार कर दिया कि जिन्होंने कोवैक्सीन की डोजेज ली हुई है वो उनके देशों में नहीं आ सकते, क्योंकि कोवैक्सीन जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टीकाकरण की लिस्ट में जो वैक्सीन होने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, उसकी लिस्ट में नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री जिन्हें टूर लगाने का बड़ा शौक है, विदेशों की सैरें करने का, तो वो भी, उन्होंने भी कोवैक्सीन की 2 डोजेज ली हुई हैं। ये खुलासा राष्ट्रीय चैनल्स के ऊपर और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया है कि वो भी अब विदेशों का, और जो हमें प्रधानमंत्री जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में कौन सी डोज है? हाँ, कोविशील्ड है, कोविशील्ड है, ये दूसरी लगा रहे हैं। कोवैक्सीन हमें जो इंडियन में भारत से बनी हुई कोवैक्सीन लगा रहे हैं ना, जो हमें 2 डोज, हम इससे भी ठीक है, और यार यही दे दीजिए हमें और बचाइए, हम लोग मर रहे हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि हमारे पास दूसरी डोज के लिए, जो मैं खुद अपनी स्वयं की बात करता हूं, अरे मेरे जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक जिसकी आवाज मैं वो कहता हूं कि सरकार तक पहुंचती है और सरकार सुनती भी है, मुझे दूसरी डोज नहीं मिल रही है। पहले हमसे कहा गया कि 4 हफ्ते का समय, फिर 6 हफ्ते का समय, अब कह दिया 3 महीनों के बाद मिलेगी। तब तक सुनील डिम्पल या मेरे और भाई बहन जिंदा रहेंगे भी कि नहीं? अब मैं आपकी एक और बात की तरफ आता हूं। हमें 30,000 करोड़ रुपए में से क्या मिला? प्रधानमंत्री जी हमें यह बताएं। जम्मू कश्मीर की ये जानना चाहता है, पूछता है जम्मू कश्मीर आज आपसे कि हमें क्या मरने के लिए छोड़ दिया? हमारा रियासत का दर्जा, हमारा 370, 35 से विशेष अधिकार, स्टेट सब्जेक्ट, तमाम चीजें आपने छीन ली हमसे और एक मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना करके हमें आपने संसद में यह कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बड़े खुश हैं, बड़े बहुत मजे में हैं। यही बात तो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी कही और यही गृह मंत्री संसद में अमित शाह ने कही। तो क्या यही खुश है हम? आज हम भुखमरी का शिकार हो गए हैं जी। आज यहां हमारी चुनी हुई सरकार होती, हमारी अपनी रियासत होती तो फैसले हम खुद लेते। रियासत लेंगे, विशेष अधिकार लेंगे, राज्य का दर्जा वापिस लेंगे, लेकिन पहले मुझे इन मिशन स्टेटहुड को, जम्मू कश्मीर को इस महामारी के चक्कर से निकालना है। और आप मुझे बताएं, कान भी पक गए थे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर का केंद्रीय यूनियन बजट में पारित करते हुए कि 30,000 करोड़ रुपया हमने कोरोना वायरस की महामारी के लिए रखा हुआ है। तो क्या आप ही को पूछता हूं, मैं पत्रकारों से ही पूछता हूं, दर्शकों से ही पूछता हूं, क्या आपके घर में मुफ्त में किसी को राशन मिला, राशन डिपो में से? दूसरा, क्या मेरे व्यापारी भाइयों का और ट्रांसपोर्टर्स का कोई बिजली का किराया घरों का या दुकानों का माफ किया? होटल इंडस्ट्री, रेहड़ी फड़ी, ढाबा, प्लम्बर्स, सफेदी करने वाले और मेटाडोर, मिनी बसेस के ड्राइवर, कंडक्टर आज जार जार रो रहे थे। मुझे एक प्रतिनिधिमंडल बसेस का और मेटाडोर्स का ड्राइवर और कंडक्टर्स का मिला, जो लोगों की गाड़ियां, मालिकों की गाड़ियां चलाते थे। कहते 1-1 साल हो गया हमारी गाड़ियां खड़े हुए, इंश्योरेंस भी कहां से देनी है, इतनी महंगी इंश्योरेंस। और जार जार रो रहे थे कि हमारे पास घरों में सफेद पोश लोग हैं साहब, हमारी भुखमरी का इतना नाजायज फायदा न उठाइए, हमसे मत कहलवाइए कि हमारे घरों में राशन नहीं है। कृपया करके राजीव मनोहर सिन्हा साहब, सभी राशन कार्ड होल्डरों को कम से कम राशन ही मुफ्त में, जिस तरह दूसरे राज्यों में घोषणा की है, वही दे दीजिए। और बड़े अफसोस की बात है, इतना बेहाल, इतना मजबूर मैंने जम्मू कश्मीर को और पूरे देश को कभी दीपक नहीं देखा। आपने देखा किसी को कुछ, किसी राज्य को कुछ नहीं मिला। सिर्फ गोदी मीडिया प्रचार कर रहा है
सरकार खड़ी है साथ, वैक्सीनेशन कराओ। अरे है कहां वैक्सीनेशन भाई, टीके हैं कहां? और जो सरकार खड़ी है साथ, कुंभ का मेला लगवा दिया। क्या वहां पे किसी को लाखों की तादाद में लोग मारे गए? गंगा में, बनारस में, वाराणसी में, काशी में मासूम लोगों की लाशें तैरती हुई पानी में देखी गई। और जब पता लगाया आपके मीडिया पत्रकार मित्रों ने और ये देखा कि उसकी वजूहत क्या थी, ले तो ये सभी को कुंभ के मेले में और स्वच्छता अभियान वहां गंगा का करने के लिए सबसे ज्यादा दूषित गंगा कर दी आज। और वहां पे जो लेकर के रेले भर भर के लेकर के गए थे ना प्रधानमंत्री जी वोट बैंक के लिए, वहां पे जब वो मासूम हिंदू लोग, हिंदू ही थे तो गए, और तो कोई किसी ने जाना नहीं था कुंभ के मेले में, जब उनके प्रियजन बिछड़ गए ना, जिनकी मृत्यु हो गई, तो उनके पास पैसे नहीं थे दीपक घर में वापिस उन लोगों को ले जाने के लिए, और उन्होंने वहीं रेत को खड्डों में गंगा के किनारे उनको दबा दिया। हालांकि संस्कार करना होता है। ये ऐसी स्थिति पैदा हो गई हमारे देश में। देखिए ऐसी स्थिति पैदा हो गई है हमारे देश में। अरे साहब, आपने पेट्रोल, डीजल, गैस, तमाम चीजों के दाम बढ़ा दिए। और देखिए, मैं पहले कुंभ का पूरा जिक्र कर लूं। कुंभ के मेले में वो जब जानकारी देखी गई तो पता चला, वहां के लोगों ने बताया कि साहब उनके पास से एम्बुलेंस जो उनके मृतक शरीरों को लेकर अपने अपने इलाकों में जाना था, वो 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपया। और वहां तो गुर्बत, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गुर्बत है। झूठा प्रचार कर रहे हैं आदित्यनाथ योगी जी कि लोगों को टीके लग गए हैं, किसी को नहीं लगे। कोई वहां पे मृत्यु दर ज्यादा है। नहीं, योगी साहब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो दिन रात जागे हुए हाँ, बिल्कुल नजर आते हैं, टीवी पे नजर आते हैं, बड़े बड़ी वो उसके ऊपर गोदी मीडिया के चैनल्स के ऊपर लगे रखते। अरे साहब, इस महामारी के दौर में मुझे कहीं डर है कि ये कहीं जंग की तरफ न देश को ले जाए, ताकि लोगों का ध्यान विचलित करने के लिए। कौन सी जंग? समय इशारा मैंने दे दिया है। जंग हमारे पड़ोसियों के साथ, जो हमारे लद्दाख, गिलगिट, बल्टिस्तान में जो बैठे हुए हैं, लोगों को माइंड डाइवर्ट करने के लिए। खैर, उसको तरफ हम किसी और, लेकिन ये होगा जो हम कहते हैं वो होता है, और तथ्यों के ऊपर आधारित होगा कि ना मालूम पाकिस्तान या चाइना की तरफ ये टेंशन डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं अपनी सत्ता को बचाने के लिए। और उन लोगों को आपने देखा वहां क्या हाल हुआ। अब तो वो वहां रेत में दबना के आ गए, वहां पे संस्कार भी नहीं किया, और वहां से कुत्तों ने वो वहां से निकाली डेड बॉडीज। और किस तरह से वो आपने देखी है, विचलित करने वाले चित्र आए हैं। मैं बोलते भी मुझे दर्द हो रहा है दिल में, और मैं बोलना भी नहीं चाहता। और अब बारिश आएगी ना, तो वो ओल्ड जो मृतक शरीर है, वो डेड बॉडीज उस रेत में से बरसात में निकल करके बाहर आ जाएगी, और नए किस्म की तरह, जिस तरह से ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, और ना जाने। और अब तो एक और खुलासा हो गया दीपक, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। एक नोबेल पुरस्कार विजेता, एक अमेरिका के और फ्रांस के साइंटिस्ट ने कहा है, अब यार क्या क्या समस्या पैदा होती है, हमें तो खुद मालूम नहीं कि चल रहा कि हम किस महामारी में फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि टीकाकरण करने के बाद जिन लोगों को टीके लगे हैं, ये वायरस जो है ये अपनी शक्ल रूप बदल लेता है और दूसरे रूप में आ जाता है, और ये टीके भी नॉन इफेक्टिव है। ये तक साइंसदानों ने, नोबेल विजेताओं ने कह दिया है। लेकिन मैं इस बात की तरफ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि आगे लोग परेशान हैं ऐसी बातें करके। और हाँ, लेकिन एक बात मैं आखिर में ये जरूर कहूंगा दीपक, इस समय जम्मू कश्मीर में लूट खसूट का दौर शुरू हो गया है। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि इस समय मरीजों को फ्रूट देना चाहिए, कीवी, नारियल पानी, पपीता, मौसमी। जाकर के देखिए, वो जो 10 रुपए का कीवी मिलती थी ना, आज 80-80 रुपए की इतनी सी कीवी मिल रही है। जो 20 रुपए किलो पपीता था ना, आज 80 रुपए किलो पपीता मिल रहा है। और जो मौसमी 250 रुपए केजी से तो ज्यादा सेब मिल रहे हैं। जी हाँ, और जो मौसमी 40-50 रुपए, सॉरी 30-35 रुपए किलो होती थी, वो आज 150-150 रुपया किलो। अरे यार, हम जैसे लोगों का, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, बुरा हाल है। तो वो जो गरीबी स्तर के ऊपर जो मैं ये देखता हूं ना, मैं जब चक्कर लगाने जाता हूं अपने विधानसभा क्षेत्र में, या कहीं बाहर भी चला जाता हूं,
संसदीय क्षेत्र में देखने के लिए, तो वहां से मुझे फोन कॉल्स भी आती है। तो वो लोग कहते हैं साहब हमारे घरों में बच्चों को खिलाने के लिए, बच्चे बिलख बिलख के रो रहे हैं, खाना खिलाने के लिए एक दाना भी चावल का नहीं है। और साथ में उनकी माताएं और पिता बेहद परेशान है, वो भी बच्चों को बिलखता हुआ नहीं देख सकते क्योंकि वो खाना नहीं दे पा रहे हैं उनको। तो राज्यपाल साहब आपकी जरूरत नहीं बनती है? अरे साहब प्रधानमंत्री जी, अगर आप पेट्रोल और डीजल इतना महंगा किया हुआ है, 20 रुपए लीटर का पेट्रोल आप 90-100 रुपए लीटर बेच रहे हैं, अगर उसी के पैसे से ही देश का भला करना चाहे तो मुफ्त में राशन सभी को दे सकते हैं, तमाम राशन कार्ड होल्डर्स को दे सकते हैं। लेकिन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। और अगर ये जो बड़े खैर खुआ है ना, ये जो 2 संसद जम्मू के और जो 25 विधायक जो असफल विफल होकर के आ गए, जिसकी वजह से विधानसभा को भंग करना पड़ा और हमारे रियासत को भी मामूली सी यूनियन टेरिटरी में बदल दिया, वही संसद और वही एक्स विधायक, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्पीकर और मिनिस्टर अपनी एक सैलरी, एक साल की सैलरी, पेंशन अगर एलजी साहब के रिलीफ फंड में डाल दें तो हम उससे अपने अस्पतालों की हालात सुधार नहीं सकते हैं? हम वेंटिलेटर, ऑक्सीजन के जनरेशन प्लांट्स और दवाइयां फंगस की और महामारी के टीके क्या नहीं ले सकते हैं? और क्या लोगों को मुफ्त में राशन नहीं दे सकते हैं? और जो अस्पतालों में डाइट नहीं मिलती, किसी समय मिलती थी, क्या हम अस्पतालों के मरीजों को डाइट भी नहीं दे सकते हैं? मैं चाहूंगा कि लोग इनसे हिसाब मांगे और इनसे कहें कि अपने एक साल की सैलरी दोनों संसद, पीएमओ मंत्री भी और जम्मू मुंशी संसद के वो जो है संसद वो भी, और एक्स विधायक, एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलसी और एक्स स्पीकर और एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो भी, और वो पिछले 7 साल 10 सालों में जो भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने सिर्फ इंडस्ट्री चलाई, ट्रांसफर इंडस्ट्री। हालात अस्पतालों के सुधारे नहीं, जम्मू के अस्पतालों को पीछे रहते चले गए स्वास्थ्य सुविधाएं, और कश्मीर वाले दुरुस्त करते रहे अपने आप को। फिर हम ये कहें कि कश्मीर को सब कुछ मिलता है, तो मैं ये कहूंगा कि हमारे जो नुमाइंदे हैं उन्होंने जम्मू वालों के लिए किया क्या? यही है कि मैं यही कहूंगा, यहीं पे कंक्लूड करूंगा कि 18 और 45 साल के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, अरे साहब एलजी साहब, उनको प्लीज कृपया करके उनकी वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा तेज करें, क्योंकि जो तीसरी लहर आ रही है उसने हमारे बच्चों को भी अब टारगेट निशाना बनाना है। और मैं ये कहूंगा कि आप कोविड अस्पताल बच्चों के लिए भी खोल दें, उनके लिए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की तैयारी कर लें, दवाइयों की तैयारी कर लें, और उनको भी वैक्सीनेशन शुरू कर दें। तभी हम ऐसे कदम उठाएंगे तो जम्मू कश्मीर को हम बचा सकते हैं। नहीं तो वही हाल होगा कि हमने मेहनत तो की, आवाज तो पहुंचाई, 18-45 साल के बच्चों के लिए हमने बिना रजिस्ट्रेशन के ऑन स्पॉट वो करवाया तो सही, लेकिन उसको प्रतिक्रिया को अमली जामा पहनाना तो अब प्रशासन का काम है, वो तो सुनील डिंपल का काम नहीं है। सुनील डिंपल जिस स्तर के ऊपर धरने प्रदर्शन करके आवाज सरकार तक पहुंचा सकता था, वो तो मैंने आज भी पहुंचाई है। ब्लैक फंगस के लिए हमारे पास बिल्कुल कोई दवाइयां नहीं है, तो उसका भी अरेंज और टीकों का अरेंज करें। और मुझे लगता नहीं है कि दीपक आप कुछ बाकी बचा हो। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। और सीबीएसई के इम्तिहानों को बिना समय गवाए स्थगित करने की घोषणा एलजी साहब करें, और एलजी मनोज सिन्हा साहब आप केंद्र के साथ इस बात का ले, वो भले ही करे ना करे, लेकिन मेरे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में इनको सीबीएसई के 12वीं क्लास के एग्जाम्स को स्थगित करना बेहद जरूरी है, क्योंकि मेरे जम्मू में मासूम लोगों की जानें ज्यादा जा रही हैं। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक अच्छी खबर है कि अब आपको स्लॉट बुकिंग के पछड़े में नहीं पड़ना है, उस मैटर से सरकार ने आपको राहत दे दी है। अब आप सीधा वैक्सीन सेंटर पर जाएं, आधार कार्ड दिखाएं, वहीं रजिस्ट्रेशन करवाएं और वैक्सीनेशन जो है वो आप ले सकते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मिशन स्टेटहुड के प्रधान ने सामने रखे हैं और हमें लगता है कि इन पॉइंट्स पर गौर किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट्स बेकार हैं। क्योंकि जैसे मुगल रोड की ये बात कर रहे हैं, मुगल रोड को खोलने की इजाजत ये कह रहे हैं दे दी जाए, ताकि वो जो लोग हैं जो जिनके मन में ये भाव, ये डर पैदा हो गया कि वो जम्मू में नहीं आएंगे क्योंकि जम्मू में डेथ रेट ज्यादा है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई है, तो वो कश्मीर में जाकर इलाज करवाएं। तो उसके लिए कह रहे हैं कि मुगल रोड जो है वो खोला जाए। लेकिन कुछ और भी इन्होंने बातें रखी, उसके ऊपर गौर फरमाया जाए। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।